नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मोटे तौर पर किताब बताती है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पब्लिक डिबेट और बौद्धिक बहुलता को कितनी तवज्जो दी जाती है। कहने की जरूरत भी नहीं है कि बहस करना और विवाद प्रिय होना हमारे देश की सेलिब्रिटीज, वो चाहे नेता हो या अभिनेता, उन्हें कितना पसंद है। कई तो मान बैठे हैं कि उन्हें इसका लाभ मिलता है या फिर उनके काम को पहचान मिल जाती है। दरअसल ऐसा समझने वाले हमारे नुमाइंदे भी हैं और बताने की जरूरत नहीं कि संसद से लेकर विधानसभा में जब ये नुमाइंदे बैठते हैं तो वो आरोपों के लपेटे में तमाम किस्म के विवाद पैदा कर देते हैं। लेकिन हैरानी होती है कि जब बात जनता के मुद्दों को बौद्धिकता का जामा पहनाने की हो तो बहस से बचने की कोशिश करने लगते हैं। अब देखिए, संसद का वक्त और देशहित के फैसलों को लेकर जनता का एक बार फिर बड़ा नुकसान हुआ है। हंगामा हुआ लेकिन सार्थक बहस नहीं हुई। आलम यह है कि इस सत्र में संसद में कोहराम से अब तक करीब 260 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार में भी मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। चुनावी साल है, जनता को मुद्दों का नुकसान होने का खतरा हो सकता है। लगभग वैसे ही जैसे झारखंड में कई नवजातों को इस बात का खतरा होता है कि पैदा होते ही वो छोड़ ना दिए जाएं। इन नवजातों की संख्या बढ़ती जा रही है मगर समाज का नजरिया छोटा होता जा रहा है। डीएनए में दोनों मसलों की वजह जानेंगे, इस उम्मीद से कि बहस का एक नया दौर शुरू हो जाए। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात एक गंभीर सामाजिक समस्या की। समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि ये एक जिंदगी से जुड़ा हुआ है और उस जिंदगी को तबाह करने वाली एक मां है। वही मां जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सारी कायनात की खुशियां समाई होती हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि धरती पर बस यही एक पावन रिश्ता है जिसमें कोई कपट नहीं होता। मां सिर्फ इस एक शब्द को सुनने के लिए नारी अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है। लेकिन हाल के दिनों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को 9 महीने पाल पोस कर जन्म देने के बाद उसे अपने भाग्य पर छोड़ दे रही है या मारकर कहीं फेंक दे रही है। आज हम पुरवैया डीएनए में समाज में आए इस बदलाव का डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से जो बातें और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। यहां नदी, नाले, बस और ट्रेन में मिलने वाले नवजात की संख्या में इजाफा हुआ है। इस हालत में जो नवजात मिले हैं उनमें से ज्यादातर बिन ब्याही मां की कोख से जन्मे हैं। बाल कल्याण समिति के पास इस साल अब तक ऐसे 50 से अधिक मामले आ चुके हैं। कहीं पर बच्चा रोड में फेंका हुआ है, स्टेशन में फेंका हुआ है, ट्रेन के बाथरूम में फेंका हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे हैं और जो बच्चे फेंके हुए मिल रहे हैं वो लगभग कुंवारी माँ का ही है। क्या कोई कपल अपने बच्चे को फेंक देगा इस तरह? अगर पति पत्नी है तो ये संभव नहीं है। महिलाओं और बच्चों पर काम करने वाली संस्था CWC की कोऑर्डिनेटर के मुताबिक बदलते परिवेश में बढ़ रहे अवैध संबंध के मामले, लिव इन रिलेशनशिप और मानव तस्करी इसके सबसे बड़े कारण हैं। हम सारे लोगों को इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं, NGOs हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, हम सबको मिलकर एक बहस की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दा पर बहुत एंगल से काम करने की ज़रूरत है और ये शहर का ही सिर्फ नहीं, गांव का भी समस्या है। गांव के इस तरह के केसेस शहर को आ जाते हैं। झारखंड से हर साल बड़ी संख्या में लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होती हैं। उनमें से ज्यादातर तब लौटती हैं जब उनकी गोद में बच्चा होता है। कुछ तो बच्चे को पालती हैं और कुछ लोक लाज के डर से जन्म के बाद कहीं छोड़ देती हैं। अब देखिए, 28 जून को रिम्स परिसर में एक नवजात का शव मिला जिसके आधे से अधिक हिस्से को कुत्तों ने खा लिया था। 17 जुलाई को रांची में एक महिला बच्चे को बेचती पकड़ी गई। 19 जुलाई को रांची में प्लास्टिक की थैली में एक नवजात मिली जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। 21 जुलाई को खूंटी में शेल्टर होम के बाहर एक नवजात मिला। 21 जुलाई को ही रांची में एक महिला कड्रोपोल से एक नवजात को नीचे फेंकती देखी गई।
24 जुलाई को हरमू नदी से एक नवजात का शव बरामद हुआ। 30 जुलाई को रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल के पास झाड़ियों से एक नवजात मिली। देश की संवैधानिक संस्था वक्त से पहले सोच रही है। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। बिन ब्याही मां को बच्चे के संरक्षण का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका वक्त के मुताबिक नजरिए में फर्क नहीं ला सका है। जाहिर है ऐसे में बिन ब्याही मां बनने का मतलब है अपनी ही संतान से दर्द का रिश्ता और जिंदगी भर की टीस। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम किस समस्या और किस मां की बात कर रहे हैं। झारखंड में बाल कल्याण समिति के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 50 से अधिक ऐसे मामले आए हैं जिसमें मां ने जन्म के बाद नवजात को जिंदा या मारकर कहीं फेंक दिया। ये आंकड़े मामले की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे 3 अहम कारण बताए जाते हैं। पहला, बदलते परिवेश में बढ़ रहे अवैध संबंध के मामले। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप। और तीसरा, मानव तस्करी। मानव तस्करों की पहली पसंद झारखंड है। यहाँ की गरीब आदिवासी लड़कियों को तस्कर बहला फुसला कर काम के बहाने बाहर ले जाते हैं और वहां बेच देते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर शुरू होता है जुल्म सितम का सिलसिला। तस्करी की शिकार ज्यादातर लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता है, जिस कारण बहुत सारी युवतियां गर्भवती होकर लौटती हैं और फिर लोक लाज के डर से जन्म के बाद बच्चे को मार देती हैं या उन्हें जन्म के बाद कहीं फेंक देती हैं। इस विषय पर चर्चा को और आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। बिहार और झारखंड में अविवाहित महिलाओं पर हुआ एक सर्वे बताता है कि गर्भवती हुई 91% महिलाओं को शुरुआती 3 महीनों में अपनी स्थिति का पता चल गया, जबकि 9% को चौथे महीने शुरू होने के बाद समझ में आया कि वे गर्भवती हैं। गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद गर्भपात कराना खतरनाक होता है। भारत में गर्भपात को लेकर कड़े नियम भी हैं। ऐसे में ज्यादातर लड़कियां गर्भपात नहीं करा पाती हैं और जब बच्चे का जन्म होता है तो समाज में बदनामी ना हो, इसलिए लोग बच्चों को फेंक देते हैं। नवजात को मारना उतना ही गंभीर अपराध है जितना किसी बड़े को मारना। इस मामले में दोषी साबित होने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है, लेकिन इस तरह के ज्यादातर मामले सामने नहीं आ पाते। अगर इस तरह के मामलों में पुलिस कड़ाई से जांच करे और दोषियों को पकड़कर सजा दिलाए तो मामलों में कमी आ सकती है। नवजात को मारने के मामले में अपने झारखंड में ही नहीं, दूसरे देशों में भी लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कल्याणकारी संगठन इधी फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान में वर्ष 2013 में 1100 नवजात की हत्या की गई और उन्हें कूड़े में फेंक दिया गया। संगठन का कहना है कि उसने सिर्फ आंकड़े बड़े शहरों से इकट्ठा किए हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में संख्या कहीं अधिक होगी। आपको बता दें, पाकिस्तान में गर्भपात और विवाह के पहले शारीरिक संबंध दोनों गैर कानूनी हैं। ऐसे में कानून की मार से बचने के लिए यहां लोग नवजात को मारकर फेंक देते हैं। अब यहां सवाल है कि एक हद तक पाकिस्तान के मुकाबले भारत में कानून का मानवीय चेहरा है और यहां लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता मिल चुकी है और बिन ब्याही मां को बच्चे के संरक्षण का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी समाज का एक बड़ा तबका वक्त के मुताबिक नजरिए में फर्क नहीं ला सका है और यही कारण है कि बिन ब्याही मां के ज्यादातर बच्चे जन्म के बाद दुनिया नहीं देख पाते। हालांकि अपने देश में ऐसे भी मां हैं जिन्होंने बिना ब्याह किए बच्चे को जन्म देने का बोल्ड फैसला लिया। 27 साल पहले नीना गुप्ता ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से रिलेशनशिप में रहकर उनसे विवाह किए बगैर बेटी मसाबा को जन्म देने का साहसिक फैसला किया था। आज उनकी बेटी देश की बड़ी फैशन डिजाइनर है। इन लोगों की तरह नीना ने अगर अपनी बेटी को मारने का फैसला लिया होता तो मसाबा जैसी फैशन डिजाइनर भारत को कभी नहीं मिलती। जरूर इस सामाजिक मसले पर हमें और आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है और उस जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत है जिस जिंदगी को पैदा किया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसे मारने वाला उसका अपना ही है, उसकी खुद मां है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो 7 अगस्त तक चलेगा। 5 दिनों के इस छोटे सत्र में अभी से हंगामे का आसार दिख रहे हैं। विपक्ष ने कानून व्यवस्था ठप पड़े, विकास के काम और भ्रष्टाचार जैसे मसले पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष के दबाव के बीच सत्ता पक्ष पर कई महत्वपूर्ण सरकारी काम को पूरा करने का दबाव भी होगा, क्योंकि इस सरकार का ये आखिरी सत्र होगा। 3 अगस्त से शुरू हो रहा मानसून सत्र नीतीश कुमार की सरकार के लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि ये सत्र वर्तमान सरकार का आखिरी सत्र होगा। इस छोटे से सत्र में सरकार को कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी काम निपटाने हैं, लेकिन बीजेपी के मूड को देखकर यही लग रहा है कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। बिहार में ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए समय ही नहीं। हम तो चाहेंगे सरकार से कि कई प्रकार के विषय आज कौंध रहे हैं बिहार की क्षितिज में किसानों की आत्महत्या का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पूरे बिहार के अंदर एक अलग अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इन सब विषयों पर विचार करने के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि जनहित के मुद्दों पर विचार हो सके। हालात काफ़ी ख़राब है, सरकार पूरी तरह फेल कर गई है, कहीं सरकार दिख नहीं रही है। पूरा राज्य की जनता भगवान के भरोसे जा करके है, और छोटे सत्र में सत्र लंबा होना चाहिए था। सरकार सत्र चलाने से भाग रही है। अंतिम सत्र था, अच्छा होता, सारी बातों की हम चर्चा करते, चुनाव के मैदान में जाना था, जनता देखती सरकार क्या कहना चाहती है, विपक्ष कहना क्या चाहता है। इस सरकार की मंशा स्पष्ट ठीक नहीं जा करके है। आइए अब एक नज़र डालते हैं इस सत्र में कौन कौन से काम होने वाले हैं। 3 अगस्त को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इस दिन वित्तीय वर्ष 2015-16 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 4 और 5 अगस्त को राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम निपटाए जाएंगे। 6 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2015-16 के पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और 7 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प लाया जाएगा। इन सरकारी काम के बीच बीजेपी के तेवर ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है कि ये सदन बहस की जगह है, सदन में चर्चा की जगह है, सदन में मुद्दा उठाने की जगह है, हंगामा करने की जगह सदन नहीं है। हंगामा तो सदन के बाहर करने की ज़रूरत है, अगर कोई उनके पास ऐसे बहुमूल्य मुद्दे हैं। और सदन में भी अगर सरकार ठीक और सही जवाब नहीं देती है, तो उन मुद्दों को लेकर के वो हंगामा कर सकते हैं। उनका राइट है, संसदीय प्रणाली में जो उनको हक है उसका इस्तेमाल करते हैं माननीय सदस्य, उसमें हम लोगों को एतराज़ नहीं। चुनावी सीजन में सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाया जाए। विपक्ष चाहेगा सरकार को ज्वलंत मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया जाए। बिहार की सत्ता से बीजेपी जब से बाहर गई है, तब से बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष को बीजेपी का करारा विरोध सहना पड़ रहा है। एक बार फिर मानसून सत्र शुरू हो रहा है और अभी से बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि कई मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में ये साफ है कि ये छोटा मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। राज्यसभा हो या लोकसभा या फिर विधानसभा, हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतंत्र के ये मंदिर सियासी पार्टियों के लिए अपनी राजनीति चमकाने की स्थली बनते जा रहे हैं। अब देखिए, इस साल हंगामे की वजह से संसद में मानसून सत्र का 91% समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद होने से जनता की समस्याओं का तो कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि हंगामे के कारण हमारा और आपका यानी देश का 260 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। यानी कहा जाए तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने हम सबका बड़ा नुकसान किया है। ये नुकसान सिर्फ इस साल के मानसून सत्र का है। अगर पिछले 10 साल में हंगामे के कारण हुए नुकसान को जोड़ दें तो उससे किसी छोटे देश का 1 साल का बजट बन सकता था। अब देखिए, बिहार में 3 अगस्त से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। चुनावी साल होने के कारण पहले से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं और कई मुद्दों पर टकराव अभी से नजर आ रहा है। अब देखना है हमारे प्रतिनिधि हम सब का ख्याल रखते हुए, जो कि उनका दावा है कि हमारा आपका वो ख्याल रखते हैं, कितनी गंभीरता से हमारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं या फिर हमारे आपके पैसों का नुकसान करते हुए सिर्फ हंगामा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार हम पलामू के एक ऐसे उद्योग की चर्चा करेंगे जो फिलहाल सरकारी उपेक्षा का शिकार बन रहे हैं।
किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। अगर किसी विकासशील देश की बात हो तो वहां के लघु उद्योग ही उसके आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं। भारत भी एक विकासशील देश है। जाहिर है भारत के विकास की कहानी के पीछे भी इन्हीं उद्योगों का योगदान है। लेकिन अब भारत धीरे धीरे विकासशील देशों की कतार में काफी आगे आ चुका है। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पैसा लगा रही हैं। अरबपतियों की लिस्ट भारत में हर साल बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच शायद हम उन उद्योगों और उनमें काम करने वाले लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि आज भी देश की जीडीपी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पहले एक बदहाल उद्योग के बदहाल मजदूरों की स्थिति आप देखिए रिपोर्ट के जरिए। पेट की आग बुझाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगा रहे लोग, चंद पैसों की चाहत में खुद को बीमार बना रहे लोग, आंगन में, घर के आगे, गांव के बाहर, जहां भी आपकी नजर जाएगी लोग काम करते नजर आएंगे। बच्चे हो या बूढ़े, पुरुष हो या महिलाएं, सभी काम कर रहे हैं, काम ही काम। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है। बुराई काम में नहीं, काम करने के तरीके में भी नहीं, लेकिन बुराई है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस गांव के लोग अंधापन, मनोरोग और ऐसी कई बीमारियों के शिकार नहीं हो रहे होते। डाँड में दर्द, ठेहुना में दर्द हने, गोड़ में दर्द हने, चारों बार दर्द बा। सुई दवाई कराए पाए बीमार तो हार गली। मैंने सरकार कुछ लाभ देवे थी जे हम कुछ कराऊँ, बैठवा तो वही गली। चारों भर दर्द से अभी दवाई खा के सुतली का करूँ। जी, बीड़ी बनाने से लोगों को परेशानी हो रहा है कि बैठने से आदमी गैस्ट्रिक बन जाता है, बैठे रहता है, दिन भर बनाता है बीड़ी और बीड़ी बनाने का मजबूरी है, बीमारी हो जाता है। झारखंड के पलामू जिला का पाठक पगार गांव, यहाँ समूह में बैठे लोग नशे का सामान तैयार कर रहे हैं। ऐसा नशा जो सेवन करने वालों के शरीर को गला देता है, भीतर ही भीतर उसे खोखला कर देता है। नहीं समझे? जरा गौर से देखिए, ये लोग बीड़ी बना रहे हैं और दूसरों के साथ साथ अपना भी जिगर जला रहे हैं। हालांकि प्रशासन इनके मुताल्लिक पहल की बात कह रहा है। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर लोग को भेज देंगे, जांच करके देख लेंगे। निश्चित तौर पर सुरक्षित रूप में नहीं कर रहा है तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी करेंगे, उनका लाइसेंस को कैंसिल करेंगे। लेकिन आगे वाले समय में मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोग को देना है, फैसिलिटीज़ देना है, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य में कोई असर ना पड़े, उसी तरफ का काम को हम लोग देखते हुए उसको सुनिश्चित करें। उपायुक्त साहब, आपको जानकारी कैसे होगी? जिस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पान मसाला पर बैन लगाने की घोषणा करते हैं, उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार होता हो और आपको जानकारी हो, ये कैसे मुमकिन है? अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। और इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।